ये जो एक आम जिंदगी, आलोक जोशी को लाइए स्क्रीन पर, एक आम जिंदगी और एक खास मेंटोस जिंदगी, ये हो रहा है क्या? मतलब कर्जदार में भी फर्क है, आम आदमी का तो उसी टाइम कार्रवाई, यहां समझौते हो रहे हैं। देखिए संदीप, दो बातें, और जो आप कह रहे हैं वो मेरा ख्याल है बहुत महत्वपूर्ण बात है, आम जिंदगी और मेंटोस जिंदगी। आप कल्पना कीजिए, और पिछले कुछ दिनों में आप जहां रहते हैं दिल्ली एनसीआर में, नोएडा इलाके में हजारों से ज्यादा फ्लैट्स ऐसे हैं जो तैयार नहीं हुए, जिनके खरीदार रोते फिर रहे हैं वर्षों से। उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो कि कभी नहीं बनने वाले हैं, और उनमें लोगों ने कर्जे ले रखे हैं और वो ईएमआई भर रहे हैं। एग्जैक्टली। उनमें से कुछ ने ईएमआई भरना बंद कर दिया है, लेकिन उन पर बैंक लगातार इंटरेस्ट जोड़ता जा रहा है। और उनकी सिविल आप रेटिंग गिरती जा रही है। आप मुझे कोई एक उदाहरण बताइए। ये यहाँ जफर साहब बैठे हैं, हमारे पुराने मित्र हैं और इस देश के बड़े नामी गिरामी बैंकर रहे हैं। कोई उदाहरण बताइए किसी आम आदमी के इस कर्ज के मामले में इस तरह का कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट हो गया हो कि भाई आप कह रहे हैं कि अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। यहाँ तो अंडरलाइंग एसेट बिल्डर ने बनाया ही नहीं, तो एसेट गायब हो गया। इसके बावजूद आप अगर ईएमआई चुकाना बंद कर देते हैं, जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है और ये बैंक को भी पता है, और तब जबकि उस बैंक ने आपसे कोई कागज नहीं मांगा था, वो बैंक उस बिल्डर के साथ एग्रीमेंट करके पहले से बैठा हुआ था और कहता था कि ये प्री अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। मेरे और आपके जैसे लोग वहां जाके इसलिए फंस गए क्योंकि उन्हें लगता था बैंक वाले हैं, इन्होंने पक्के तौर पे सब कुछ जांच पड़ताल कर ली होगी, तो मुझे जांच पड़ताल करने की क्या जरूरत है। सही बात। तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा भरोसा करके गया था और आप दोनों ने मिलकर उसे फंसा दिया। अगला तो आप उसने प्रोजेक्ट नहीं बनाया और बैंक लगातार उसको चूस रहा है। ऐसे में आप कहते हैं कि नहीं साहब, ये तो इसमें एक कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट हो जाए। फिर अभी जफर साहब ने एक नाम और लिया, कहा कि साहब 2006 से 2012 तक के कौन कौन से केस जोड़ लीजिए। मैं जानना ये चाहता हूं कि जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, उस वक्त वो किन लोगों की बात कर रहे थे और वो लोग उससे पहले क्या खाया करते थे उन 70 सालों में, जिन 70 सालों में इस देश में कोई काम नहीं हुआ है। और अब वो कौन सा ये टेम्पलेट हमें 2014 के पहले का टेम्पलेट क्यों दिखाया जाता है जब आप इस सरकार के किसी फैसले पर, किसी काम पर सवाल उठाते हैं? नहीं, यहां पर वो कह रहे हैं कि जो घुमा फिराकर ऐसे दिशा निर्देश पहले भी आते रहते हैं। मेरा सवाल ये है, यहां विलफुल डिफॉल्टर्स पर मुझे परेशानी होती है, और विलफुल डिफॉल्टर्स के साथ भी समझौता हो, फिर तो हर आदमी कहेगा मेरा भी समझौता कर लो, मेरे साथ भी समझौता करो। ये पूरी बैंकिंग व्यवस्था पर एक सवाल उठ जाता है। फिर आलोक, आप इस सर्कुलर को थोड़ा वाइड कर दीजिए और आम आदमी के लिए भी रास्ता खोल दीजिए। कहिए कि आप भी डिफॉल्ट कर रहे हैं तो आप भी आइए, समझौते का ये शर्तें होंगी। आप पूरे भारत के लोगों के लिए रास्ता क्यों नहीं खोलते हैं? मेरा पैसा जिन बैंकों में जमा है, जहां उस पर कितना इंटरेस्ट मिलता है आप सोचिए इस वक्त। तब उसको सोच के अफसोस होता है कि बैंक में क्यों रखा गया। और ये आम बात है, यहाँ बैठे हुए सभी आर्थिक जानकारों जानते हैं, बैंक में पैसा रखने का अर्थ है कि अपने पैसे में घुन लगाना, यानी कि वो हर समय महंगाई के सामने छीज रहा होता है। इस वक्त का WPI या CPI का आंकड़ा आज का, पिछले महीने का न बताया जाए उसके सामने, क्योंकि ये बहुत सालों के बाद ये परिस्थिति आई है। और अभी बैंकर जैसे ही ये देखेंगे, उसके साथ उनके इंटरेस्ट रेट कम होने शुरू हो जाएंगे। डिपॉजिट्स पर, लोन पे इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा, उसके लिए आपको जाकर फीस चुका के लोन कम करवाना पड़ेगा, लेकिन डिपॉजिट पे ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा जैसे ही बाजार में ये एहसास आएगा कि अब इंटरेस्ट रेट कम हो सकते हैं। ऐसे में आप कह रहे हैं कि वो विलफुल डिफॉल्टर है, वो घोटालेबाज है, उन्हीं के फोटो दिखा दिखा के, नाम बता के, तमाम पुराने लोगों के। तो आपने कहा था कि साहब हम इस बार सब बदल देंगे, ये खाने वाला जाएगा और करने वाला आएगा। तो जो खाने वाले चले गए, अब उन खाने वालों को दोबारा निमंत्रण क्यों दिया जा रहा है? मुकदमा चलाकर अब तक पिछले 9 साल में वो वसूली क्यों नहीं हो पाई कि उस वसूली के लिए आज आपको नियम बदलने पड़ रहे हैं, कहना पड़ रहा है कि उसमें AK मट्टू साहब ने गिनवाया भी कि बहुत सारी वसूली हुई भी है।